जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज नया टॉपिक एक पढ़ना है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो बोहर का कॉन्सेप्ट था उसमें इलेक्ट्रॉन की कोई वेव शक्ल होना बिल्कुल भी दिमाग में नहीं था, लेकिन डी ब्रोगली ने आगे एक नया फंडा डाल दिया। इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो न्यूक्लियस में ऐसे आराम से नहीं जा रहे जैसे आप कह रहे हो ना, ऐसे ऐसे यूं यूं घूम रहे हैं। ऐसे नहीं घूम रहे। किस तरह घूम रहे हैं? इसका मतलब है वो घूम भी रहे हैं और साथ में वाइब्रेट भी कर रहे हैं। किसका कॉन्सेप्ट है ये? डी ब्रोगली का ना, क्योंकि डी ब्रोगली ने ये बात कही है। सही है। तो डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट के बाद फिर हमें ये पता चलना शुरू हो गया कि आप जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है वो कैसे फाइंड कर सकते हो। वो तो ऐसे ऐसे आगे पीछे यू वेव लाइक मूव कर रहा है। तो डी ब्रोगली ने ये कॉन्सेप्ट हमें समझाया कि वेव नेचर अगर लानी है ना, तो इसका मतलब है आपको एक नई कॉन्सेप्ट की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, एक नई स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है। वो स्ट्रेटजी को अपनाने के लिए इसने बेसिक्स प्रोवाइड की। वो बेसिक्स क्या है वो सुनिएगा। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब पहले मैं इसकी बेसिक्स बयान करता हूं कि ये क्यों हुआ, देन हम इसके जो है ना वो प्रिंसिपल की तरफ आएंगे। तो सुनिएगा। हम कहते हैं पुराना कॉन्सेप्ट है, अकॉर्डिंग टू बोहर्स कॉन्सेप्ट पोजीशन एंड मोमेंटम of an electron moving in a shell can be calculated accurately। इसने बात क्या की हमारे पास कि पोजीशन या फिर मोमेंटम हम दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? बिल्कुल ठीक तरीके से, एक्यूरेटली, एग्जैक्टली कह रहे हैं, परफेक्टली कह रहे हैं। सही है। क्यों? टेंशन तो है कोई नहीं। क्या मतलब टेंशन कोई नहीं है? आपको रेडियस का फार्मूला पता है, r इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर। नंबर ऑफ शेल पता है, रेडियस पता है, यानी कि पोजीशन पता है। आपको वेलोसिटी निकालनी है, उससे वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं, मैथ्स आपको एग्जैक्ट पता है। इसका मतलब आप मोमेंटम भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो मोमेंटम हो या पोजीशन हो, आपको फाइंड करने में कोई मसला नहीं था। क्यों? तब तक हमें वेव नेचर का पता नहीं था। जैसे ही वेव नेचर का इर्तिका हुआ है, जैसे ही वेव नेचर का आगाज हुआ है, वैसे ही हमें पता चल गया कि लो भी अब बात वैसे नहीं बननी जैसे अभी हम एक्सप्लेन करने जा रहे थे। ठीक है, सुनिए। आफ्टर द डी ब्रोगलीज wave nature concept both of these become impossible to calculate at same time for electron or any other thing। ठीक है। अब मैं इस प्रिंसिपल की तरफ आ रहा हूं
ठीक है ना। इसने जो बातें करनी है इसके ऊपर करनी है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर करनी है कि हमें अब ये कैलकुलेट करना सेम टाइम पर मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया। क्यों हो गया वो हम एग्जांपल से समझेंगे, तो पहले इस लॉ को समझते हैं, ठीक है। पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ an electron moving with moving in an atom can never be calculated simultaneously। हम उसे कभी भी जो है वो नहीं कर सकते, कैसे, एक ही टाइम पर। इसका मतलब सुने, डेल एक्स डॉट डेल पी इक्वल टू ग्रेटर देन एच ओवर 2 पाई 4 पाई एच ओवर 4 पाई। अब यहां पे डेल एक्स समझते हैं और फिर डेल पी समझते हैं, ठीक है। देन हमें जाके कुछ चीजें क्लियर होंगी। डेल एक्स ये होती है अनसर्टेनिटी इन डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन भी कह सकते हैं, या फिर आप लोग कैलकुलेशन भी कह सकते हैं। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लें या सिंपल पोजीशन कह रहे हैं, चलेगा। अनसर्टेनिटी इन measurement of momentum of electron, ठीक है। पोजीशन किससे रिप्रेजेंट किया गया, एक्स से। मोमेंटम किससे रिप्रेजेंट किया है, पी से। किससे, पी से। तो बात बड़ी ध्यान से समझने वाली है, जब तक मैं एग्जांपल नहीं एक्सप्लेन करूंगा तब तक ये कुछ पल्ले नहीं पड़ेगी। बस थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म पहले समझ लें ताकि आप लोगों को मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन कर सकूं। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या मैं कह सकता हूं डेल एक्स इनवर्स विद डेल पी, क्या मतलब सुने, इक्वल टू ग्रेटर देन तो होता रहता है ना, ये वाला तो कांस्टेंट है। ध्यान इधर करें जरा, अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन में कम करता हूं, अनसर्टेनिटी कहते हैं इनएक्यूरेसी। इनएक्यूरेसी का मतलब है कि वो वैल्यू ठीक नहीं है। मतलब मैं सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट आपको देने लगा हूं देसी भाषा में, जरा सुनिएगा। मतलब मैं कहता हूं पाकिस्तान ने एक मिसाइल बनाया, अब वो 100 मीटर के अंदर अंदर उसकी रेंज है। रेंज एक और चीज होती है, यानी कि उसने जो टारगेट लेना है ना, उसकी लोकेशन है विद इन 100 मीटर उसने गिर जाना है। 100 में वो पहले मीटर में भी गिर सकता है, दूसरे में भी, सेंटर में भी, जहां मर्जी गिर सकता है। यानी कि उसकी एक्यूरेसी कितनी, 100 मीटर। इन एक्यूरेसी डेल्टा 100 है, चेंज 100 है, 100 की चेंज आ सकती है, जहां मर्जी आ सकती है, जिधर को मर्जी जा सकता है। ओके, फिर मैं कहता हूं एक और मिसाइल है, वो जरा उससे अच्छा है, वो 50 मीटर के अंदर अंदर उसकी रेंज है। इसका मतलब उसकी एक्यूरेसी पहले से ज्यादा है, ठीक है, या इन एक्यूरेसी कम है।
या आसान भाषा में इसकी सर्टेनिटी ज्यादा है, अनसर्टेनिटी कम है। फिर मैं कहता हूं एक ड्रोन अटैक करना है, बिल्कुल उसकी टिंड पे जाके बजे, बिल्कुल उस पर जाके अटैक हो, जब बिल्कुल उसके ऊपर अटैक होता है हम कहते हैं यस इसकी अब सर्टेनिटी 100%, अनसर्टेनिटी 0 हो गई। अनसर्टेनिटी का मतलब अब पता ही नहीं, अब तो ये यकीन है ना कि इसने उसी के ऊपर गिरना है, ये तो टेंशन है नहीं कि वो इधर गिरेगा इधर गिरेगा, इधर उधर वाली टेंशन खत्म। अब हमें पता है कि वो किधर गिरेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे, तो इसे कहते हैं इसकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 0 हो गई, यानी कि सर्टेनिटी इन पोजीशन 100% होगी। तो इसे कहते हैं अगर अनसर्टेनिटी कम हो रही है यानी कि सर्टेनिटी बढ़ रही है, यानी कि एक्यूरेसी बढ़ रही है, तो इन एक्यूरेसी इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक डेल्टा कम करते दूसरा डेल्टा बढ़ जाएगा, क्यों, देखो ये क्या है, प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट होते हैं एक बढ़ाते हैं दूसरा क्या हो जाता है, कम, ताकि वैल्यू क्या रखे, कांस्टेंट, वैल्यू क्या रखे, कांस्टेंट। तो यहां से हमें एक बात समझ आ गई कि अगर पोजीशन के चक्कर में जाओगे मोमेंटम की चेंज आ जाएगी, अगर मोमेंटम को सही करने जाओगे तो पोजीशन की चेंज बढ़ जाएगी। सही है, तो इसे कहते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यानी कि अनसर्टेनिटी का मतलब है इनएक्यूरेसी इन पोजीशन, ठीक है, या चेंज इन पोजीशन, ठीक है, ये बात मैं करना चाह रहा हूं। अच्छा, तो मैं इसे आसान भाषा में लिख देता हूं, मैं यूं कह सकता हूं अनसर्टेनिटी और inaccuracy in position of electron causes certainty or accuracy in momentum of electron। ठीक है, अगर एक चीज खराब होगी तो एक चीज अगर सही होगी तो दूसरी उतनी ही क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। ठीक है, या सर्टेनिटी इन वन वैल्यू काज अदर वैल्यू अनसर्टेन, ठीक है, एक्यूरेसी इन वन वैल्यू काज अदर वैल्यू इनएक्यूरेट। सही है, ये मैं चंद बातें इस तरह आसान भाषा में कर रहा था आपको। अब मैं इसकी लिमिटेशन को एक्सप्लेन करने लगा हूं, देन उसकी एक्सप्लेनेशन पे आऊंगा। सुनिए, दिस प्रिंसिपल is only applicable for microparticles and not applicable या obey करें on macroparticles। और वजह भी सुने, because uncertainty in position and momentum of large objects is 0। क्या होती है, 0 मतलब कोई बड़ी ऑब्जेक्ट है, उसकी चेंज इन पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम ये भी 0 होती है, ये भी 0 होती है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि उसकी एक्यूरेट होती है या सर्टन होती है पोजीशन भी और मोमेंटम भी, पोजीशन भी और मोमेंटम भी। क्या मतलब, अब सुने, देखें, आपको कहा जाता है
अब मैं डिफरेंट एग्जांपल दे देके इसे आसान करो। ये पॉइंट है छोटा सा, आपने दूर खड़े होकर से फायर मारना है, शूट करना है। अब 100% एक्यूरेसी नहीं है कि इधर लगे, ठीक है, लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, मिस भी हो सकता है। और अगर मैं कहूं कि व्हाइट बोर्ड पूरा है, इसके ऊपर मारना है, जाहिर बात है आपके लिए ये बहुत आसान होगा, टारगेट आप सीधा शूट करेंगे, कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा ना। तो इसलिए जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनकी पोजीशन में खराबी मुमकिन नहीं होती, उनकी पोजीशन में इनएक्यूरेसी नहीं होती, यानी कि उनकी पोजीशन एक्यूरेट फाइंड होती है। यानी कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी, गैर यकीनियत, इनएक्यूरेसी इन फाइंडिंग द पोजीशन, टेंशन बात नहीं है। इसीलिए जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं उनको हम अनसर्टेनिटी वाला लफ्ज यूज करना मुनासिब ही नहीं समझते। सही हो गया? इसलिए ये चेंज इन पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम का चक्कर ही खत्म हो जाता है। आपको पता है गाड़ी मूविंग विद वेलोसिटी इतनी, मैस इतना है, मोमेंटम इतना है। अगर कोई चीज नजर नहीं आ रही, उसे डिटेक्ट करने के चक्रों में पड़ रहे हैं, अब उसकी वेलोसिटी कभी सही फाइंड होगी, कभी चेंज भी हो सकती, ठीक है। तो वो एक्सप्लेन करने लगा हूं। पहले मैंने सिर्फ थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया है कि मैक्रो के लिए अप्लाई नहीं होता, माइक्रो के लिए अप्लाई होता है, क्योंकि छोटे पार्टिकल्स की पोजीशन फाइंड करना थोड़ी सी मुश्किल होती है, वो सही भी हो सकती है, इनएक्यूरेट भी हो सकती है। कैसे? अब मैं एक्सप्लेनेशन की तरफ जा रहा हूं। देखिएगा, हम क्या करना चाहते हैं, हम लोग पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। लेट वी वांट टू फाइंड द मोमेंटम एंड position of electron simultaneously। हम लोग दोनों काम एक ही टाइम पे करना चाहते हैं, ये हमारा टारगेट है। क्या वो दोनों काम एक ही टाइम पे हो सकते हैं? अब सुनिएगा। पहला, हम लाइट को इस्तेमाल करेंगे, लाइट से देखना चाहेंगे उस मोमेंटम को, ठीक है। We cannot find the position and momentum of electron by using light because the wavelength of light is greater than electron। विजिबिलिटी का एक रूल है कि वेवलेंथ हमेशा छोटी हो और ऑब्जेक्ट क्या हो, बड़ा हो। यहां पे उठा हो गया, वेवलेंथ ऑफ लाइट बड़ी है। अब देखो, कोई भी ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको देखना है, तो अगर मैं ये वेवलेंथ से देखूंगा तो ये नाइंसाफी है कि नहीं? जाहिर सी बात है, ये वाला किधर से गुजर जाएगा? साइडर से गुजर जाएगा। ये इसे टकराएगा? नहीं टकराएगा। जब टकराएगा नहीं तो रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आएगा, तो आप कभी भी उसकी पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते। तो जब पोजीशन ही फाइंड होनी तो वेलोसिटी शिलोसिटी का तो चक्कर ही भूल देना आप। इसका मतलब है कोई ऐसी वेव्स लाओ जिसकी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन से भी छोटी हो, तो वो हमारे पास क्या, एक्सरे, ठीक है। We use X-rays of shorter wavelength to find the position of electron। हम पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए एक्सरे यूज करते हैं, वो भी शॉर्टर वेवलेंथ की, ठीक है। Hence, we can detect easily the
पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी आसानी से फाइंड कर लेते हैं। वजह कि एक्सरे की वेवलेंथ आपको पता है छोटी होती है, ठीक है, छोटी है, तो स्मॉलर जो है उससे आप वेवलेंथ अपना जो पोजीशन है वो कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। अब मैं इसको जरा एक्सप्लेन करता हूं डायग्रामेटिकली। लेट ये एक एटम है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, एक एटम है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जिसकी हमने क्या फाइंड करनी है, पोजीशन फाइंड करनी है। आप क्या भेजते हो, यहां पर एक्सरेज भेजते हो शॉर्टर वेवलेंथ, छोटे वेवलेंथ की एक्सरे भेजते हो। जब छोटे वेवलेंथ की एक्सरे भेजते हो ये जाके सीधी इसको टकरा जाती है। जब सीधी इसको टकराती है तो न्यूक्लियस का जगह ये है और इसकी जगह ये है, न्यूक्लियस तो फाइंड हो ही जाता है ना, तो यहां से हमें पता चल जाता है ये है जी इसकी पोजीशन, तो ये हमने आर फाइंड कर लिया, यानी कि जो क्या है एक्स है, जो क्या है एक्स है। अब आपको पता है बड़ी खुशी चढ़ गई, आपने पोजीशन फाइंड कर ली, दैट्स गुड। लेकिन जब एक्सरेज इसके साथ टकराती हैं तो क्या ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा? बिल्कुल होना चाहिए। अब सुने, एक्सरेज की वेवलेंथ क्या है, शॉर्टर, इसका मतलब एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। अगर एनर्जी ज्यादा है तो जब वो इलेक्ट्रॉन को टकराएगी तो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगी, बिल्कुल करेगी। जब उससे एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी तो जो उसकी एनर्जी बढ़ने से क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी कि नहीं, बिल्कुल बढ़ेगी। और मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू mv, मैस इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज होगी का मतलब है मोमेंटम भी क्या हो गया, चेंज। मोमेंटम क्या हो गया, चेंज। मोमेंटम क्या हो गया, चेंज। डेल्टा P जो मैंने लिखा था वो क्या हो गया, चेंज। पोजीशन एग्जैक्ट फाइंड हुई, डेल्टा चेंज इन पोजीशन 0 हुआ, यानी कि एग्जैक्ट फाइंड हुई है, तो मोमेंटम चेंज। तो अब तो मोमेंटम तो फाइंड नहीं कर सकते, तो मोमेंटम चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ, जब एक्सरे शॉर्टर वेवलेंथ का डाला हमने तो वो टकराएगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी उसे ट्रांसफर करेगा, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज होगी, मोमेंटम चेंज हो जाएगा। यही तो हम खप रहे हैं कि जब आप पोजीशन फाइंड कर सकते हो मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते, सही है। फिर हम कहते हैं चलो अगली बात यहां तक मैं लिख लेता हूं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए साथ ही। हम कहते हैं एक्सरेज of shorter wavelength have high energy when they collide with electron, they transfer their energy, ये अपनी एनर्जी से क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, by which velocity and momentum of electron become changed और अनसर्टन चेंज हो जाता है या फिर क्या हो जाता है, हम आसान भाषा में बोले तो अनसर्टन हो जाता है, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब हम चाहते हैं कि ये भी ना हो और मोमेंटम भी चेंज ना हो और पोजीशन भी फाइंड हो जाए, तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि इसकी एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, हाई। आप जरा लो एनर्जी वाला ले लो ताकि उसे टकराए तो उसकी एनर्जी चेंज ना करे। जब एनर्जी लो होनी है, आपको पता है एनर्जी का और लेमडा का आपस में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। जब आप एनर्जी कम करोगे तो जाहिर सी बात है एनर्जी कम करने से वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब ज्यादा वेवलेंथ हमने पहले तो बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन के साइज से वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी तो हमें वो चीज नजर नहीं आएगी, ये तो हम पहले भी खप डाल के थे। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो ठीक है इसकी जिद पूरी करते हैं, वेवलेंथ बढ़ा दो। जब मैंने वेवलेंथ बढ़ा दी, ये तो
उसके पास भी नहीं गई, ठीक है। लॉन्गर वेवलेंथ वाली एक्सरे जब मैंने ली है तो ये तो उसे टकराई नहीं, तो जब टकराई नहीं तो ये पोजीशन नहीं फाइंड कर सकी। अब मोमेंटम ठीक करने गए थे, पोजीशन गायब करा बैठे हैं। क्या गायब करा बैठे हैं? पोजीशन गायब करा बैठे। तो यहां से कंफर्म हुआ कि अगर आप पोजीशन फाइंड कर लेते मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते, इनएक्यूरेट हो जाता है। और अगर आप मोमेंटम फाइंड कर लोगे, ठीक है ना, बड़ी वेवलेंथ लेके मोमेंटम एग्जैक्ट ही रखोगे, लेकिन तब पोजीशन फाइंड नहीं होनी, ठीक है। तो हम कहते हैं टू कीप momentum unchanged, we use wavelength of lower energy, but it have larger wavelength। यहाँ पे एक्सरे लिखना, एक्सरे ऑफ लोअर एनर्जी, बट इट हैव लार्जर वेवलेंथ देन इलेक्ट्रॉन, हेंस position of electron become uncertain। इसके चक्करों में आप पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर बैठे? अनसर्टेन कर बैठे। तो यहां तक बच्चे हमने जो बात की थी, इस एग्जांपल से मैंने समझा दी कि अगर आप एनर्जी ज्यादा करते हो, वेवलेंथ छोटी लेते हो, तो जब एनर्जी हाई एनर्जी वाला उसके साथ टकराएगा तो जाहिर सी बात है उसकी मोमेंटम को चेंज कर देगा, तो मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा, पोजीशन तो फाइंड हो जाएगी। अगर आप मोमेंटम सर्टन रखते हो, ठीक रखने के लिए एनर्जी कम करते हो उसकी, कि कम एनर्जी वाला ले लें ताकि उसकी एनर्जी चेंज ना करे आगे जाके, तो जाहिर बात है एनर्जी कम करोगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। जब वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी तो जाहिर बात है फिर पोजीशन गई, क्योंकि वो साइडों से गुजर जाएगी, वो उसे टकराएगी नहीं। जब उसे टकराएगी नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली हम लोग पोजीशन फाइंड करने के काबिल नहीं रहे। तो इसका मतलब है यहां से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मेरे ख्याल में क्लियर हो जाना चाहिए कि आप पोजीशन फाइंड करते हो, मोमेंटम खराब कर बैठते हो, मोमेंटम फाइंड करते हो, पोजीशन खराब कर बैठते हो। इसका मतलब सर्टेनिटी इन वन वैल्यू काज अदर वैल्यू अनसर्टेन। इट मींस दैट कि we can't find position and momentum of an electron simultaneously। पोजीशन कर सकते हो या मोमेंटम कर सकते हो, क्यों? वो वेव नेचर है, वेव की वजह से वो चेंज हो जाती है। क्लियर हो गया? तो यहां से हमने वेव मैकेनिकल मॉडल का आगाज करना है और क्वांटम नंबर पढ़ने हैं। क्लियर हो गया? तो ये हमारी बेसिक्स हैं और यहां से हम लोग बोहर एटॉमिक मॉडल को क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। बोहर मॉडल को क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं कि बोहर के मुताबिक बिल्कुल वो फ्लैट जा रहा था, पोजीशन भी फाइंड कर सकते थे, मोमेंटम भी, लेकिन यहाँ पे आके कह दिया कि अगर पोजीशन कर सकते तो मोमेंटम नहीं कर सकते, अगर मोमेंटम कर सकते तो पोजीशन नहीं कर सकते। क्यों? वेव नेचर, नया ही कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है, इस वजह से पुराने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो कंट्राडिक्शन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल कौन है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। टेक्स्ट बुक का एमसीक्यू है। कंट्राडिक्शन, विच इज द कंट्राडिक्शन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल के कंट्राडिक्शन, यानी कि उसने किसने उसका इख्तिलाफ किया है? इसने आगे इसका इख्तिलाफ किया है। सही हो गया? तो यहां तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर कोई भी क्वेश्चन हो किसी बारे में, इसके बारे में, तो आप लोग हमसे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लव यू ऑल।